क्या 30 साल हो गए पीटीआई पर कुछ होते हुए, और फिर पीटीआई ने जो कुछ किया है शायद उससे पहले पाकिस्तान की तारीख में किसी ने किया भी नहीं है। अल्लाह ना करे कि अब पाकिस्तान में कोई भी सियासी जमात वो वक्त देखे, अल्लाह दुश्मनों को भी उस वक्त से दूर रखे जो हम पे गुजरे थे रंज सारे, जो खुद पे गुजरे तो लोग समझे, जब अपनी अपनी मोहब्बतों के अदाब झेले तो लोग समझे। तो आपका जो ज़माने तालिब इल्मी है उस दौर में, अगर मैं ये बात कहूँ कि जो पहली नशिस्त आपके साथ हुई उसमें जो बहुत सारे कमेंट्स आए, उनमें एक कमेंट ये भी था कि हैदर रिजवी साहब की गुफ्तगू अल्ताफ़ हुसैन के ज़िक्र के बग़ैर अधूरी है। हैदर रिजवी ने नारा दिया कि हमको मंजिल नहीं रहनुमा चाहिए। तो ये नारा जो है, इसके पीछे कहानी क्या है? तो समत का तयन रोज़ अव्वल से होना चाहिए था, जो शायद उस तरह नहीं हो सका। और चलिए, अगर कराची में ऐसा नहीं हो पा रहा था तो ये लंदन में ज़रूर होना चाहिए था। कि तो इस घुटन के माहौल में शहर में अल्ताफ़ हुसैन के नाम की वॉल चॉकिंग हुई है, बैनर्स लगे हैं, एमक्यूएम लंदन की सरगर्मियां नज़र आ रही हैं, क्या हो रहा है? मेरे साथ आज फिर हैदर रिजवी हैं। इनके साथ जो पहली नशिस्त हुई उसमें जो कमेंट्स आए, उसमें से एक बात कई अफराद ने कही कि कुछ और बातें होनी चाहिए थी, कुछ तशनगी रह गई है। तो इस तशनगी को मिटाने या कम करने के लिए हमने आज हैदर रिजवी साहब को फिर जहमत दी है। कोशिश करते हैं कि कुछ तशनगी कम हो जाए। वेलकम इन FIR अगेन हैदर भाई। बहुत शुक्रिया। शुस्ता लहजे में शाइस्तगी और तहजीब के साथ उस ज़ुबान में गुफ्तगू करना जिसके लिए दाग ने कहा था सारे जहां में धूम हमारी ज़बां की है, उसमें अगर बात हो तो शायद तशफ़ी नहीं होती, तशनगी रह जाती है। तो ये आवाज़ का ज़ेरो बम, ये गुफ्तगू का पेचो खम और ये लफ्ज़ों का खेल, ये सब सीखा कहाँ से? फ़हीम, मेरे ख्याल से लोग अपने अपने घरों के आईनादार होते हैं। ठीक है। जो आप घर से सीखते हैं, घर में सुनते हैं, वही आप बोलना शुरू करते हैं। और ख़ास तौर पर ज़बान, जो बहरहाल अपने पीछे तहज़ीब का एक बड़ा समंदर लिए मौजूद होती है। तो जब आप एक तहज़ीब याफ्ता, पढ़े लिखे, समझदार, बाशऊर और इल्म अदब से वाबस्ता घराने से निकलकर बाहर कोई भी आएगा तो शायद उसका लब लहजा यही बनेगा। तो कोई ऐसा मुख्तलिफ नहीं है। मेरे ख़्याल से अहले कराची अक्सरियत से इसी तरह ही गुफ्तगू करते हैं। आपके चाहने वालों को आपका ये अंदाज़े गुफ्तगू पसंद भी है। लेकिन एक बात ये बताइएगा कि आप एमक्यूएम में रहे, एमक्यूएम में भी तरबियती और फ़िक्री नशिस्तें हुआ करती थीं, वहाँ से भी कुछ सीखा क्या? देखिए, यकीनन एमक्यूएम में बाकायदा एक सिलसिला था, और जब हम तालिब इल्म थे और उसके बाद आगे चले तो तरबियती नशिस्तें तो बहुत हुआ करती थीं, जहाँ कारकुन को फ़िक्री बुनियाद पर आरास्ता व पैरास्ता किया जाता था। और फिर जाहिर है कि फ़िक्री नशिस्तें हुआ करती थी जो पार्टी या तहरीक के अगराज़ व मकासद और नज़्म व ज़ब्त और ये सारे जो चीज़ें थीं इसका अहाता करती थीं। और वहाँ पर फिर स्टडी सर्कल्स भी होते थे, जहाँ पर अपने साथ चलने वाली दुनिया में दीगर तहरीकों से मवाजना, या फिर जो गुज़िश्तगान हैं, जो तहरीकें चली हैं, दुनिया भर में मशहूर हुई हैं, कामयाब हुई हैं तो उसके असबाब, और नाकाम रहीं तो उसके असबाब, इन पर बहुत काबिल लोग आकर सरासल गुफ्तगू किया करते थे। तो वो एक सियासी तरबियत की बुनियाद रखी जाती थी उन तरबियती नशिस्तों से और फ़िक्री नशिस्तों से और स्टडी सर्कल से, जिसकी बुनियाद पर कोई भी कारकुन जो है मुस्तैद और मुनज़्ज़म और डिसिप्लिन्ड रहता था। तो फिर ऑपरेशन शुरू हो गए और शायद ये चीज़ें जो है उस तरह से कंटिन्यू नहीं हो सकें। आज पीटीआई ये कहती है कि पीटीआई के ख़िलाफ़ जो कुछ हो रहा है वो पाकिस्तान की 75 साला सियासी तारीख़ में पहले कभी किसी सियासी जमात के साथ नहीं हुआ। आप मुत्तफ़िक़ हैं इससे? क्या 30 साल हो गए
पीटीआई पर कुछ होते हुए और फिर पीटीआई ने जो कुछ किया है शायद उससे पहले पाकिस्तान की तारीख में किसी ने किया भी नहीं है। मगर अभी तो जो है वो उसके अशरे अशीर भी नहीं है फ़हीम, जो हम देख चुके, झेल चुके, बर्दाश्त कर चुके। 25,000 कारकुनान की शहादत, हज़ारों क़ैद-ओ-बंद की सऊबतों में, टॉर्चर सालों में उनके ऊपर तशद्दुद, कुछ जिस्मानी तौर पर हज़ारों माज़ूर हुए, हज़ारों जो है वो ज़हनी तौर पर माज़ूर हो गए। कितने लापता हैं आज भी, कितने एक होंगे पीटीआई के जो लापता हैं, या कितने ऐसे हैं कि जो बहरहाल मतलब ये कोई तकाबुल नहीं है। और अल्लाह ना करे कि अब पाकिस्तान में कोई भी सियासी जमात वो वक्त देखे, अल्लाह दुश्मनों को भी उस वक्त से दूर रखे जो हम पे गुजरे थे रंज सारे, जो खुद पे गुजरे तो लोग समझे, जब अपनी अपनी मोहब्बतों के अज़ाब झेले तो लोग समझे। तो ठीक है, और ये कोई तकाबुल और कोई तफाखुर की बात नहीं है। अल्लाह ना करे कि ये वक्त किसी पर गुजरे जो हमने गुजार दिया। तो ये जो वक्त आपने गुजारा कराची ऑपरेशन के दौरान, आप भी ज़ेर ज़मीन चले गए थे, कैसे काटे वो दिन? मुश्किल हालात होते हैं फ़हीम, साया भी साथ छोड़ जाता है और इनविजिबल जो पावर्स होती हैं वो दिखाई नहीं देती, मगर वो महसूस होती हैं। और बड़े बड़े चाहने वाले जो हैं वो आपको छोड़ जाते हैं और बड़े बड़े गैर आपको अपना लेते हैं। तो ये वक्त हम पे भी गुजरा और सब पे ही गुजरा, एमक्यूएम के हर कारकुन पे गुजरा। कुछ कराची से बाहर चले गए, कुछ सूबे से बाहर चले गए, कुछ मुल्क से बाहर चले गए। एक आलम दरबदरी था और सालों जारी रहा। उसमें जो मामूलात ज़िंदगी थे वो ख़त्म हो जाते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर मैं ज़माने तालिब इल्मी में ट्यूशन पढ़ाया करता था एक कोचिंग सेंटर में लियाकताबाद में, पाक मॉडर्न कोचिंग सेंटर नाम था। सलीम साहब उसके सरबराह थे और वहाँ पढ़ाता था, और वही गुज़र औक़ात का वाहिद ज़रिया था मेरे लिए। फिर किस्तों पर शेख शौकत अली एंड सन्स लियाकताबाद से किराए की वो मोटरसाइकिल भी ले रखी थी किस्तों पर, तो उसकी किस्तें भी भरनी पड़ती थी। तो ज़रिया आमदनी ख़त्म हो गया, पैसे भी जेब से ख़त्म हो गए, घर तक भी नहीं जा पाते थे। मुश्किलात काफ़ी रही, मतलब जब आप दरबदरी की ज़िंदगी में होते हैं तो मुश्किलात आती हैं, वो मुआशी भी होती हैं, मुआशरती भी होती हैं। बक़ौल हज़रत अली के बुरे वक्त का एक अच्छा पहलू ये है कि अपनों में छुपे गैर और गैरों में छुपे अपनों का पता चल जाता है, दिखा देता है वो। तो वो बहरहाल एक सबक आमोज़ वक्त था। लेकिन तहरीक के लिए वो आप समझते हैं कि बहुत इम्पोर्टेंट था, जिसके ज़रिए तहरीक ने भी सर्वाइव किया और फिर आप भी आ गए? बहुत बड़ा एक टर्निंग पॉइंट था। कंप्लीट मास सपोर्ट लोगों का साथ था, मुकम्मल हिमायत थी। लोग अपने घरों के दरवाजे हमारे लिए खोला करते थे बगैर जाने बूझे कि हम कौन हैं। जिन लोगों को हम जानते भी नहीं थे उनके घरों पर जो है वो हम रातों को जाकर पनाह लिया करते थे, और वो हमें 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, 8 दिन, जितना भी हो सकता था उस गुर्बत की ज़िंदगी में वो हमें पनाह देते थे। और इस तरीके से वो पूरा एक वक्त गुजरा, और मेरा ही नहीं गुजरा, मतलब एमक्यूएम के तकरीबन हर कारकुन का गुजरा इससे। और उसमें ही लोग गिरफ़्तार भी होते थे, छापे भी पड़ते थे, पुलिस आए दिन रेड करती थी, और जो वाक़यात हैं बहरहाल वो तो तारीख़ का एक स्याह हिस्सा हैं ही। मगर यकीनन पार्टी को, तहरीक को से जिला मिली उन कुर्बानियों से, और पार्टी आगे गई, इसमें कोई शक नहीं। आपका जो ज़माने तालिब इल्मी है उस दौर में, अगर मैं ये बात कहूँ कि जो पहली नशिस्त आपके साथ हुई उसमें जो बहुत सारे कमेंट्स आए, उनमें एक कमेंट ये भी था कि हैदर रिजवी साहब की गुफ्तगू अल्ताफ़ हुसैन के ज़िक्र के बग़ैर अधूरी है। हैदर रिजवी ने नारा दिया कि हमको मंजिल नहीं रहनुमा चाहिए। तो ये नारा जो है, इसके पीछे कहानी क्या है? भाई
एक टाइम था 1990-91 का, ठीक है। जिसमें अल्ताफ़ भाई का ये वो था कि वो जामे कराची आएंगे और वहाँ पर जलसा होगा, जो बाद में नहीं हो पाया। तो उसमें उस ज़माने में जो APMSO का तरीक़ेकार ये था कि वो, उसका मैंने बताया था आपको कि एक महफ़िल हुआ करता था और वो तराने और गाने और हैंडबिल्स और पोस्टर्स और ये सारे इब्लागी काम किया करते थे, तशहीरी काम किया करते थे। तो उस ज़माने में मुझे एक बार फिर ये कहा गया कि मैं इस मौके पर या इस तारीख़ी मौके पर एक फिर तराना लिखूं। तो एक तराना लिखा था उस वक्त, ऐ मेरी कौम के रहबर और रहनुमा, दे रही है सदा जामिया की हवा। उसमें एक बंद था, फ़त्हो नुसरत सदा तेरे हमराह हो, सबके दिल में सदा तेरी ही चाह हो, हमको मंजिल नहीं रहनुमा चाहिए, उस पे ले चल हमें जो तेरी राह हो। तो ये एक जो तीसरा इसका मिसरा था वो एक बंद का हिस्सा था उस तराने का। ये तराना रिकॉर्ड भी हुआ मगर उतना नहीं बजा और उतना मशहूर नहीं हुआ क्योंकि वो इवेंट ही नहीं हो पाया। अच्छा। तो जब वो इवेंट नहीं हो पाया तो जाहिर है वो शेल्फ हो गया। मगर जब ऑपरेशन शुरू हुआ और जब लोगों ने दीवार पर लिखा, एक बड़ी तारीखी एक वो था, चौकिंग थी, अल्ताफ़ चैप्टर इज़ क्लोज्ड, तो उसके जवाब में MQM ने इस मिसरे को स्लोगन बना लिया और स्लोगन बना के उसको काउंटर नैरेटिव दिया। तो ये वो मिसरा था जो काउंटर नैरेटिव बना उसका और बाद में कैरी ऑन कर गया। तो वो एक मखसूस वक्त के लिए इस्तेमाल किया गया था जो कि आगे भी चलता रहा, लोग इस्तेमाल करते हुए रहे, अच्छे मानों में भी करते रहे, बुरे मानों में भी करते रहे, लोग रिबट करने के लिए भी करते रहे और लोग तंज करने के लिए भी करते रहे और आज तक कर रहे हैं। कौम तो इस नारे के लेकिन पीछे चल पड़ी थी ना, लेकिन कौम को ना मंजिल मिली और ना रहनुमा। आप आज MQM पाकिस्तान का हिस्सा हैं। MQM जिन मकासद के लिए बनी थी और जो मंजिल ठहरी थी वो तो धुआं हो चुकी। आज MQM पाकिस्तान में इख्तिलाफात इस नौइयत के हैं कि रहनुमा एक दूसरे की शक्ल देखना नहीं चाहते। क्या इस तरह मंजिल मिलेगी? देखिए, मैं इस बात से इनकार नहीं करता कि हर सियासी जद्दोजहद में एक सिमत का तयन ज़रूरी है, एक मिशन स्टेटमेंट होना चाहिए। व्हाट इज़ योर रीज़न टू एग्जिस्ट? आपकी सियासी जमात, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो इवन सियासी जमात पाकिस्तानी हो या कहीं दुनिया में कहीं की भी हो, या दुनिया की कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, किसी भी तरीके की, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो, बैंक्स हो या कोई बिजनेस इंस्टीट्यूशन हो, कोई भी इंस्टीट्यूशन हो, किसी तरह का भी, चाहे वो कोई पॉलिटिकल पार्टी हो, उसका एक रीज़न टू एग्जिस्ट होता है। ऐसा ही है। उसका एक मिशन स्टेटमेंट होता है। तो अगर हम देखें तो पाकिस्तान की दीगर सियासी जमातों की तरह शायद हमारी सियासी जमात में भी ये नुक्ता लैक करता है जो बड़ा प्राइम है मेरे ख्याल से। तो समत का तयन रोज़े अव्वल से होना चाहिए था, जो शायद उस तरह नहीं हो सका। रोज़े अव्वल से आपकी क्या मुराद है? 1978 की बात कर रहे हैं, 1984 की बात कर रहे हैं या 2016 की बात कर रहे हैं? देखिए फ़हीम, हमें चीज़ों को जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं उसके साथ देखना चाहिए। 1978 में जो APMSO की लीडरशिप थी, अल्ताफ़ भाई, अज़ीम भाई, डॉक्टर इमरान फ़ारूक, तारिक जावेद और ये सारे जो लोग थे, अमीन उल हक और डॉक्टर फ़ारूक सत्तार वगैरह, जो इब्तिदाई दौर के लोग हैं, दे वर यंग बॉयज़, 20, 21, 22, 23 साल की इनकी उम्रें, ना कोई सियासी तजर्बा, ना कोई पॉलिटिकल पैडिग्री, मतलब किसी सियासी खानवादे से किसी का कोई वास्ता नहीं। ऐसा ही है। आम लोग जो कि बस निकल खड़े हुए, तो उनसे तो आप ये तवक्को नहीं रख सकते कि वो इतना बड़ा विजन रखते हों उस एक वक्त में, या इतने ऑर्गेनाइज्ड हों या इतनी फिक्र रखते हों, क्योंकि लोअर मिडिल क्लास के लोग अपने मकसद के हुसूल के लिए उन्होंने यही कदम उठा लिया। ये बहुत बड़ी बात थी, बहुत बड़ी बात थी।
मतलब ये कदम अपनी ज़ात में एक इनकलाब था ठीक है। कि आप सोच भी सकें कि ऐसे कोई नौजवान सर फिरे 20-50 निकल आएंगे और वो एक एफर्ट करना शुरू कर देंगे जिसके नताइज का शायद उनको खुद यकीन ना हो उस वक्त, बस चल पड़े। तो बड़ा काम हुआ, इसमें कोई शक नहीं। फिर आखिर 1984 आ गया। MQM एक तलबा तंजीम से एक सियासी जमात बनी और 87 में हक परस्त के नाम से इंतखाब भी लड़ लिया। कराची हैदराबाद में स्वीपिंग थम्पिंग मेजॉरिटी, हैदराबाद से तो जो मेयर जीते वो तो बिला मुकाबला जीत गए। कराची से भी तकरीबन बिला मुकाबला ही डॉक्टर फारूक सत्तार हो गए। आफ्ताब शेख हैदराबाद से जीते। अंदरून सिंध एक वेव डेवलप हुई। उस वक्त भी शायद ये गुमान नहीं करना चाहिए कि उस वक्त भी कोई ऐसी कॉन्क्रीट बात हो सकती, मगर विद द पैसेज ऑफ टाइम, जो जैसे मैं अर्ज़ करता हूँ हमेशा कि एक इर्तिकाई सफ़र होता है हर शख्स का, हर इंसान का, हर ऑर्गेनाइजेशन का, हर फिक्र का, हर सोच का। फिक्र बदल जाती है, सोच बदलती है, इर्तिका पजीरियत इसी का नाम है। पहले आप लोकल लेवल पे सोचना शुरू करते हैं, फिर आप प्रोविंशियल लेवल पे सोचना शुरू करते हैं, फिर आप नेशनल लेवल पे सोचना शुरू करते हैं, आपको ग्लोबल लेवल दिखाई देने लगता है, फिर आप उसके मुख्तलिफ एंगल से निकलते हैं। कोई चीज़ों को रिलीजियस आस्पेक्ट में देखता है, कोई सेक्युलर आस्पेक्ट में देखता है, कोई सोशलिस्ट आस्पेक्ट में देखता है, कोई कैपिटलिस्ट आस्पेक्ट्स में देखता है। तो फिक्र के मुख्तलिफ जाविये निकलते हैं। ये शऊरी सफ़र है जो हर इंसान के साथ है, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, मगर ये होता है। उस वक्त एक वक्त आया कि जब ये ठहराव नज़र आया क़यादत में, और उस वक्त मेरे ख्याल से वहाँ पर ये शऊरी फ़ैसले होने चाहिए थे कि सिमत का तयन क्या होगा। सिमत का तयन नहीं था 78 में जो है, फिर भी जो है चल पड़े थे। ऐसा तो नहीं होता कभी भी ना कुछ तो था जिसकी बुनियाद के ऊपर जो है वो APMSO का क़याम अमल में आया। कोटा सिस्टम था, नौकरियां नहीं मिलती थीं, दाखिले नहीं मिलते थे। तो सिमत तो यही थी ना कि जनाब हमने ये हासिल करना है। देखो, कुछ तो होते हैं मोहब्बत में जुनू के आसार, और कुछ लोग भी दीवाना बना देते हैं ना। तो चल तो पड़े थे, समझ में आ गया था कि भाई मुहाजिरों को अब अमली जद्दोजहद में महाजिर नाम के साथ कदम रखना पड़ेगा, वरना तो मुश्किलात बढ़ती चली जाएंगी। अच्छा, ये क्या सब्जेक्ट था कि ये प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हो गई थी। मतलब अभी तक तो हे वाय था, पता ही नहीं चल रहा था। बुशरा जादी इंसिडेंट हो गया, अजमेर नगरी वाले वाक़यात हो गए, कस्बा अलीगढ़ हो गया, तो अभी तक तो आप उसको कोई नाम ही नहीं दे पा रहे थे। प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने की ही किसी की हिम्मत नहीं थी कि भाई ये जितना कुछ भी हो रहा है, ये इंसिडेंट्स हो रहे हैं, ये मुहाजिर नाम पर किए जा रहे हैं। इसी तरह जो मुलाजमतों, तालीम के दरवाज़े बंद करना, ये सारे मसाइल जो कराची, हैदराबाद या अर्बन सेंटर्स ऑफ सिंध के साथ जो सलूक रवा रखा जा रहा है, उसकी बुनियाद अर्बन रूरल नहीं है, बल्कि सीधा सीधा मुहाजिरों को जो है वो निशाना बनाया जा रहा है। तो समझ सब रहे थे, मतलब वो तमाम लोग जो MQM में नहीं भी थे, दीगर जमातों में भी थे, या अगर किसी जमात में नहीं भी थे, कोई उनकी सियासी वाबस्तगी नहीं थी, मगर समझदार बाशऊर लोग थे। वो इस बात को समझ रहे थे कि ये बाकायदा एक प्लानिंग मंसूबा बंदी के तहत जो है वो मुहाजिरों को दीवार से लगाने की कोशिश है। मगर झील में पहला पत्थर कौन मारे? तो APMSO की शक्ल में वो एक पत्थर तो नहीं पड़ा, कंकर पड़ा, कुछ इर्ताश बना झील में। ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि वो लहरें बन गई और वो लहरें मौजें बन गई और मौजों ने तूफान बपा कर दिया, मगर ये एक कंकर गिरा। चंद लोगों ने इब्तिदाई जो APMSO के रहनुमा थे, उन्होंने कंकर फेंका झील में, तालाब में इर्ताश पैदा हुआ, उससे लहरें बननी शुरू हुई, और उन लहरों को आहिस्ता आहिस्ता कराची, हैदराबाद, मीरपुर ख़ास, सक्खर,
और दीगर अंदरून सिंध में जहाँ जहाँ महाजिर आबाद थे, उन्होंने उस लहरों के इर्ताश पे अपने आप को तरकता महसूस किया। जब वो एक एहसास बेदार हुआ तो वो आहिस्ता आहिस्ता जमा होने शुरू हुए, और ये जो लहरें मरकज़ गुरेज थीं, आहिस्ता आहिस्ता जब टकरा के किनारों से पलटी तो वो मरकज़ माइल हो गई और एक मरकज़ वजूद में आ गया। और वो मरकज़ जो है वो फिर वहाँ से MQM ने जन्म लिया और एक बड़ी लहर बनी, और उस बड़ी लहर से फिर वो सारे तूफ़ान बरपा हुए। वो एक सैले आब जो अवामी मैंडेट का जो 10 इंतखाबात तक मुसलसल साथ चलता रहा, वो सब ने अपनी आंखों से देखा है, वो तारीख़ का हिस्सा है। मैं फिर आपसे यही जानना चाहूँगा, फिज़िक्स तो आपने पढ़ा दी, ये बताइए कि जनाबे वाला कि सिमत का तयन क्यों नहीं हो सका आपके ख्याल में? मेरे ख्याल से शायद वक्त और हालात ने कभी संभलने का मौका नहीं दिया, और कभी जिस जांफशानी की इसमें ज़रूरत थी, देयर शुड हैव बीन अ वेरी वेल थॉट ऑफ प्रोसेस कि जो उसको एनालाइज और एवेल्यूएट करता। और चलिए, अगर कराची में ऐसा नहीं हो पा रहा था तो ये लंदन में ज़रूर होना चाहिए था कि वहाँ पर कदरे जो थी वो आसानी थी, और वहाँ पर ये बैठ के सोचा जा सकता फिर था। वो तरबियती, वो फिक्री नशिस्तें, वो स्टडी सर्कल, वो सब क्या कर रहे थे फिर? नहीं, देखिए, कारकुनों को मुनज़्ज़म और मुतहर्रिक रखना एक और अलहदा बात है। यानी शुरू में जब आप चले थे तो मुख्तलिफ वक्तों में मुख्तलिफ बातें आती रहीं, ठीक है ना। कभी आपको सूबा चाहिए था, कभी आप सूबे से बैक ऑफ हो गए, कभी आपके लिए बल्दियात सब कुछ था, फिर ये समझ में आया कि नहीं, बल्दियात कुछ भी नहीं है, फिर आप नेशनलिस्टिक लेवल पर चले गए, कौमी असम्बली के रुकन बन गए, वहाँ से ऐवान के ज़रिए आपने इख्तियारात जो है वो अपने लोगों तक, आवाम तक, या उनकी दादरसी करने की कोशिश की। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपने तजर्बात करके देख लिए। तो एक वक्त ऐसा आना चाहिए था जहाँ पर मरकज़ी क़यादत को एक सिमत का तयन कर देना चाहिए था, और अगर नहीं किया गया तो अब भी हो जाना चाहिए, मेरा मानना है। आप भी तो बहुत वक्त पहले ही मरकज़ी कायदीन में शुमार होने लगे थे, और आप अब कह रहे हैं बैठ कर के जनाब अब तयन हो जाना चाहिए, तो इस तयन के लिए आपका क्या किरदार है? देखिए, किसी भी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए जब आप बैठते हैं तो मल्टीपल सॉल्यूशंस आपके सामने आते हैं। मिसाल के तौर पर, आपकी गाड़ी का पेट्रोल ख़त्म हो जाए और आपकी गाड़ी रास्ते में रुक जाए। अब ये एक प्रॉब्लम है, मसला दरपेश आ गया कि जी पेट्रोल ख़त्म हो गया। अब आपके पास एक रास्ता पेट्रोल भरने का ये है कि आप गाड़ी को धक्का लगाते हुए पेट्रोल पंप चले जाएं, और वो पता नहीं पेट्रोल पंप आगे कितनी दूर है, आपको कुछ नहीं पता, मगर आप धक्का लगाते हुए कोशिश करेंगे, लोगों से मदद मांगेंगे कि भाई गाड़ी को धक्का लगा के पेट्रोल पंप तक पहुंचा। कुछ लोग ऐसा करते हैं कि वो जो है वो किसी मोटरसाइकिल वाले को हाथ देकर वो डिब्बा दिखाते हैं कि भाई मेरा पेट्रोल ख़त्म हो गया। मोटरसाइकिल वाला सीधे जाते हुए उसको पेट्रोल पंप पे उतार देता है, और अगर जेब में स्टूडेंट है, आपके पैसे नहीं है, 1 लीटर के बाद आपके पैसे ख़त्म हो गए, तो दूसरी तरफ रोड के खड़े होके आप लिफ्ट ले लेते हैं। तीसरा ये होता है कि आप कोई रिक्शा पकड़ लेते हैं और रिक्शा आपको पेट्रोल पंप तक ले जाता, आप उससे डील बना लेते हैं कि भाई आने जाने के पैसे तय कर लो। तो हर प्रॉब्लम का, हर सवाल का कई जवाबात हो सकते हैं, और जब आप एक बड़ी आप समझिए कि पैनल ऑफ स्टेक होल्डर्स के साथ बैठते हैं, या राब्ता कमेटी के साथ बैठते हैं, या लीडरशिप बैठती है, तो जाहिर है 2-4 लोगों पर तो मुश्तमिल नहीं होती वो। और फिर उसके बाद सिर्फ राब्ता कमेटी या दीगर और वो नहीं होते फोरम, और जगह भी वो चीज़ें जाती हैं। कोई थिंक टैंक होता है, कोई आपके हमदर्द होते हैं जो अच्छी पोजीशन पे होते हैं, जिनके अच्छे एक्सपीरियंसेस होते हैं, कोई ब्यूरोक्रेसी में होता है, कोई इदारों में होता है, कोई कहीं होता है, कोई कहीं, सबसे फीडबैक लेते हैं आप। तो शायद वो प्रोसेस मुकम्मल नहीं हो पाया, और उसकी भी कई वजूहात रही, और अगर नहीं भी हो पाया तो इट्स नेवर टू लेट, अब हो जाना चाहिए। जो मैं समझता था मेरी नाक़िस राय थी, वो मैं अपनी नाक़िस राय वक्तन फ़वक्तन इनपुट अपना देता रहा,
लिखने पढ़ने का मुझे शौक़ रहा है, थोड़ी सी तारीख़ पढ़ ली है, थोड़ा सा अदब पढ़ लिया है, थोड़ी सी सियासत पढ़ ली है, थोड़ा सा मज़हब पढ़ लिया है, थोड़ा करके मतलब जैक ऑफ ऑल गुजारा कर लेते हैं, मास्टर ऑफ नन तो हैं ही, तो अपना इनपुट दिया। चलिए, फिज़िक्स के बाद आपने सोशल वर्क भी पढ़ा दिया। अब मुझे ये बताइए कि आप बेसिकली पॉलिटिक्स के स्टूडेंट हैं। ये जो इस वक्त सूरत हाल है एमक्यूएम की, जिसमें सिंध का तयन नहीं हो पा रहा, इसकी वजह ये सियासतदानों का या रहनुमाओं का एक दूसरे को बर्दाश्त ना करना बड़ी वजह है। देखिए, एक जमात जो है वो मुख्तलिफुल ख़याल लोगों का नाम होता है, और जैसे मैंने आपको बताया कि अगर पहले ये तय हो जाए कि प्रॉब्लम यही है, भाई अगर सड़क पे गाड़ी बंद हो जाए तो एक पहलू यह है कि हो सकता है पेट्रोल ख़त्म हो गया, दूसरा पहलू यह है कि बैटरी का वो कनेक्टर जो है वो निकल गया हो, तीसरा पहलू कोई उसमें और कोई ख़राबी हो सकती है, डायनामो काम ना कर रहा हो या कुछ और प्रॉब्लम हो सकती है। तो पहले तो ये तय हो जाए कि भाई प्रॉब्लम है क्या। अल्लामा हैदर रिजवी साहब 1978 से लेकर आज तक नहीं, अगर प्रॉब्लम का ही तयन नहीं हो सका। नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा। आप सिर्फ आपने मौजूदा क़यादत की बात की है ना एमक्यूएम पाकिस्तान की, तो मैं उसका बड़ा सादा लफ्ज़ों में जवाब देने की कोशिश कर रहा हूँ, बग़ैर किसी हिद्दत को पैदा किए, कि पहले बैठकर सब ये तो तय कर लें कि प्रॉब्लम क्या है। चले फिर मैं फिर आपसे हल भी तय कर लेंगे। ये इसी को आप ही की बात को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको एक क्यू देने की कोशिश करता हूँ। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी साहब ने गवर्नर हाउस में एक प्रोग्राम में हालिया दिनों में एक बात कही कि हमें आपस में सियासत नहीं करनी चाहिए, हमारे चेयरमैन खालिद मकबूल सिद्दीकी ही हैं। क्या वजह बनी है कहने? भाई बात ये है कि हर सियासी जमात में, मैंने अर्ज़ किया आपसे कि मुख्तलिफ़ ख़याल लोग होते हैं, और बसा औक़ात क़ुतबैन भी जन्म लेते हैं। ठीक है। और जब क़ुतबैन जन्म लेते हैं तो कारकुनान की जो ज़हनी बालीदगी है और या उसकी क्लैरिटी ऑफ विज़न है, उसको क्लियर करने के लिए चीज़ें बार बार रीइटरेट करनी पड़ती हैं, दोहरानी पड़ती हैं, तो ताकि बात बिल्कुल क्लियरली डिलीवर हो जाए और कहीं कोई इबाहम है तो रह जाए, ख़त्म हो जाए। तो क़ुतबैन जब होंगे तो इबाहम भी होंगे, और इबाहम होंगे तो इबाहम दूर भी होंगे। आप समझते हैं कि आप अपनी बात जो है वो सादा अल्फाज में उस कौम को समझाने में कामयाब हो गए हैं जिसकी आप नुमाइंदगी करते हैं? मेरे सवाल के जवाब में, या मैं अपना सवाल दोबारा दोहरा देता हूँ। नहीं, देखो मियाँ, बात बैनुस्सुतूर होती है। बिल्कुल होती है, बात बैनुस्सुतूर होती है, शेर में हाशिए नहीं होता है। तो आप शायर भी हैं, आपसे आपकी शायरी भी सुनेंगे आज। लेकिन चले, मुझे ये जरूरी नहीं है कि मैं समझ गया, मैं समझ गया आपकी बात, और मेरा ख्याल है कि देखने वाले भी समझ गए होंगे कि हैदर रिजवी साहब कहना क्या चाह रहे हैं। हैदर रिजवी साहब से अगला सवाल कर लेता हूँ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो कुछ सिंध और बिलखुसूस कराची में कर रही है, उसके बाद सियासी जमातों, दीगर सियासी जमातों, मैं तो अगर ये कहूँ कि कौमियतों के लिए स्पेस ख़त्म होता चला जा रहा है, तो ये गलत नहीं होगा। और जो कुछ इंटर बोर्ड और कराची बोर्ड, मैट्रिक बोर्ड में हुआ है, वो उसकी वाज़ेह मिसाल है। एमक्यूएम उसके ऊपर भी खामोश रही है, तो एमक्यूएम सर्वाइव कर पाएगी इन हालात में? नहीं, खामोश तो नहीं है एमक्यूएम, और एमक्यूएम के जो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है अली खुर्शीदी, वो काफ़ी एक्टिव हैं और ऑन द फ्लोर भी बहुत एक्टिव है। एमक्यूएम के एमपीएस भी काफ़ी एक्टिव हैं, मगर जाहिर है कि शोर ही कर सकते हैं। अगर कुछ कर सकते होते तो हुकूमत होते, जो शोर करते हैं वो अपोजिशन होते हैं, जो कुछ करते हैं वो हुकूमत होते हैं। और जाहिर है कि तारीख़ एक बार फिर ये सब कुछ रकम कर रही है, और इससे घुटन और हब्स भी बढ़ रहा है। अहले कराची बड़ी खामोशी से इन चीज़ों को देख रहे हैं, मगर हब्स भी बढ़ रहा है। वो तमाम फैसला साज
जो इस सूरत हाल को देख रहे हैं, मेरे ख्याल से उनको इस सूरत हाल को संभालने में उजलत करनी चाहिए। जब हब्स बढ़ता है तो मौसम तब्दील होता है, बाज़ औक़ात बारिश जब होती है। बारिश होती है तो बारिश जो है वो तूफ़ान की शक्ल भी इख्तियार करती है, बहा के ले जाती है बहुत बहुत कुछ। कुछ बहा के ले जाती है। तो कुछ ऐसे आसार हैं क्या? हब्स बढ़ेगा तो बस, जैसे कि जोशम अली आबादी ने कहा था ना कि इस कदर हब्स है कि लू की दुआ मांगते हैं लोग। तो अब अगर सूरत हाल यहाँ तक आ जाएगी तो मुनासिब नहीं है। एमक्यूएम, अगर आप ये कह रहे हैं कि एमक्यूएम के जो अपोजिशन लीडर हैं अली खुर्शीदी साहब, वो आवाज़ उठा रहे हैं सिंध असेंबली में या दीगर फोरम्स पे भी अगर एमक्यूएम आवाज़ उठा रही है, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एमक्यूएम की फलाही तंजीम केकेएफ को, खिदमत खल्क फाउंडेशन को नोटिस जारी कर रही है मेयर कराची के थ्रू, हाँ। तो भाई खाली करो ये। तो ये दबाव बर्दाश्त कर जाएगी एमक्यूएम? मैं यही अर्ज कर रहा हूँ ना आपसे कि हब्स बढ़ रहा है। ये जो छोटे छोटे थपेड़े हैं ना, ये एक लंबी घुटन को बनाने में मदद कर रहे हैं। तो इस घुटन के माहौल में शहर में अल्ताफ हुसैन के नाम की वॉल चॉकिंग हुई है, बैनर्स लगे हैं, एमक्यूएम लंदन की सरगर्मियां नज़र आ रही हैं, क्या हो रहा है?